हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? होप करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ए न्यू चैप्टर नेम मोशन इन प्लेन। ओके, तो इस चैप्टर को मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं आपको कुछ इसका बेसिक्स बताना चाहूंगा, क्योंकि इसका इंट्रोडक्शन भी कराना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि किसी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसमें इंटरेस्ट डेवलप होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं आपका इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम तो इसके इंट्रोडक्शन पे लेने वाला हूं, ठीक है। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि मैं आज एकदम स्वस्थ नहीं हूं, फिर भी इस वीडियो बनाने के लिए आया हूं, आपको पढ़ाने के लिए आया हूं। तो प्लीज अगर पसंद आएगी ना तो लाइक जरूर करके जाना। और ये जो हम लोग अभी कर रहे हैं, अभी पढ़ने जा रहे हैं, इसमें थोड़ा सा पैसेंस रखना, क्योंकि एकदम नया हो सकता है। अगर अभी तक किसी ने पढ़ा ना हो ये चैप्टर तो उसको लिए नया हो सकता है, क्योंकि अभी तक आपने इससे पहले ऐसा कुछ पढ़ा नहीं होगा। तो सबसे पहले हम जाते हैं अपने पिछले चैप्टर्स पे। तो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, है ना। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन यानी कि एक सरल रेखा में गति। तो उसके लिए हमने कुछ चीजें पढ़ी थी। फर्स्ट वन इज पोजीशन यानी कि स्थिति। सेकंड विस्थापन यानी कि क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद में हमने पढ़ा वेलोसिटी यानी कि वेग। और उसके बाद में हमने पढ़ा एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण, ठीक है। तो उस टाइम पे हम लोग क्या कर रहे थे कि किसी एक रेखा में गति कर रहे थे, यानी कि उस टाइम पे उसकी डायरेक्शन तो निश्चित हो गई थी क्योंकि उसको एक ही दिशा में जाना था, चाहे इधर जाए चाहे इधर जाए ये मतलब नहीं था। लेकिन उसका जो मोशन हो रहा था वो एक ही दिशा में हो रहा था, इसलिए हमको सदिश की जरूरत नहीं पड़ी। तो अब हम लोग थोड़ा सा एडवांस हो गए हैं, हमने पहली वाली चीजों को थोड़ा थोड़ा समझ लिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि किसी प्लेन पे कोई वस्तु कैसे गति करता है ना। कोई एक पर्टिकुलर थिंग होगा, वो किसी प्लेन पे हाउ टू मतलब वो ट्रेवल कैसे करता है। और इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि अंतरिक्ष में ट्रेवल कैसे करता है कोई चीज है। तो इसको अच्छे से समझने के लिए हमको दिशा का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अब हमको टू प्लेन लेने पड़ा है, जैसे कि अब हमको एक्सिस लेना पड़ेगा। एक्सिस लेना पड़ेगा जो कि दो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। द फर्स्ट वन इज वाई एंड सेकेंड इज एक्स। साफ आओ। एंड सेकेंड इज एक्स। तो अब हमको यहां से डायरेक्शन जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे 2D और 3D, यानी कि अब हम जो पढ़ेंगे, जो हम लोग मोशन पढ़ेंगे, मोशन इन 2D, या फिर उसको हम दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं मोशन इन प्लेन, यानी दो डायरेक्शन में गतियां। या और इसके बाद में हम पढ़ेंगे मोशन इन 3D। मोशन इन 3D यानी कि त्रिविमीय गति। तो अभी हम मोशन इन 2D यानी कि मोशन इन प्लेन पढ़ेंगे। इसके लिए हमको सदिशों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है ना। तो अब हम सीखेंगे ये सदिश क्या होते हैं और अदिश क्या होते हैं। तो इसको मैं रफ कर देता हूं। तो अब लोग हम सीखते हैं व्हाट इज स्केलर एंड व्हाट इज वेक्टर। यानी वेक्टर को हम बोलते हैं सदिश और स्केलर को बोलते हैं अदिश, है ना। वेक्टर एंड स्केलर। वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज। देखो स्पेलिंग में कहीं मिस्टेक हो जाएगी तो उसको आप लोग देख लेना, ठीक है। वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज। व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी एंड व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी, यानी कि सदिश राशियां क्या होती हैं और अदिश राशियां क्या होती हैं। तो सुनो, जिन राशियों को हमें बताने के लिए, है ना, जिन राशियों को प्रेजेंट करने के लिए, यानी कि जिस क्वांटिटीज को हमें प्रेजेंट करने के लिए दिशा बताना जरूरी होता है, दिशा बताना जरूरी होता है, वो क्या होती हैं, आपकी सदिश होती हैं। और जिसको हमें बताने के लिए क्या दिशा बताना जरूरी नहीं होता है, उसको हम लोग बोलते हैं अदिश राशियां, यानी कि स्केलर क्वांटिटीज। अब देखते हो, मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं। सदिश राशियां कौन सी हैं, क्या क्या है, और अदिश राशियां क्या है। कि जैसे आपको किसी को रास्ता बताना है, ठीक है, आपको किसी को रास्ता बताना है, या फिर आपको ये वाला ये है ना, ये यहां पे रखा है समझ लो, और हमको इसको फोर्स लगा के इधर इस दिशा में इसको हटाना है, मतलब इस दिशा में इसको मूव करना है। तो यहां से जब इसको हम फोर्स लगाएंगे तो हमको ये भी बताना पड़ेगा कि इसको हमें किस दिशा में इसको भेजना है, किस दिशा में भेजना है इसको, इसका मतलब इसका जो मूवमेंट इसमें लानी है वो किस दिशा में लेके आनी है।
ठीक है, तो हमने इसकी बल तो बताया कि इस पे कितना बल लगाया, लेकिन हमको यह भी बताना पड़ेगा कि हमने इस पे कौन सी दिशा में बल लगाया। तो इसलिए हमारी जो F होता है, F वो होता है, वो सदिश राशियां होता है। और सदिश राशियों के ऊपर एक हम लोग एक ऐसा सा तीर सा निशान लगा देते हैं, ऐसा तीर सा निशान, ठीक है। और इसको हम लोग पढ़ते हैं वेक्टर एफ। एफ लिखा होता है, उस पर अगर हम ये वाला निशान लगा दें तो उसको हम बोलते हैं वेक्टर एफ। और एक हम ले लेते हैं अदिश राशियां क्या होती। अदिश राशियों के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज तुम गए हो किसी सब्जी वाले के पास गए हो, तुमने बोल रहे हो कि मुझे चाहिए 2 किलो आलू, ठीक है, मुझे चाहिए 2 किलो आलू। तो तुम क्या उसको ये बताओगे कि मुझे 2 किलो आलू उत्तर में चाहिए, 2 किलो आलू दक्षिण में चाहिए, 2 किलो आलू पूरब में चाहिए, ऐसा थोड़ी ना बोलते हो। लेकिन आप लोग ये जरूर बोलते हो कि हाँ हमको बल लगाना है पूरब की ओर, बल लगाना है पश्चिम की ओर, ऐसा। यानी कि जब हमको बल की बात करनी होती है तो हमें दिशा बतानी पड़ती है, लेकिन जब हम लोग मास की बात करते हैं, द्रव्यमान की बात करते हैं, तो हम लोग दिशा बताना जरूरी नहीं समझते हैं। ऐसे बहुत सी राशियां होती हैं जो वेक्टर होती हैं और बहुत सी राशियां स्केलर होती हैं। तो ओवरऑल आपको यह समझना है कि जिन राशियों को बताने के लिए, जिन राशियों को प्रदर्शित करने के लिए हमें दिशा का भी ज्ञान होना आवश्यक होता है, वो हमारी कौन सी राशियां होती हैं, सदिश राशियां होती हैं। और जिनके लिए हमें दिशा कोई महत्व नहीं रखती है, वो क्या होती हैं, अदिश राशियां होती हैं। तो आई होप आपको ये स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको लिखवाऊंगा नहीं, आप लोग अगर चाहो तो इसको फटाफट से नोट्स बनाते चलो। जो बहुत ज्यादा जरूरी होगा मैं वो बताऊंगा, वो लिखवाऊंगा और ऐसे आपको बताऊंगा, क्योंकि आप लोग, मुझे पता है, बहुत इंटेलिजेंट हो, आप लोग नोट्स खुद से बना सकते हो। तो इसको मैं रफ कर देता हूं। अब हम देखते हैं कि दो वेक्टर्स इक्वल कब होते हैं, है ना। दो वेक्टर इक्वल कब होते हैं, उसके बाद में हम देखेंगे यूनिट वेक्टर क्या होते हैं, और उसके बाद में हम देखेंगे लंबकोणीय एकांक वेक्टर क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यूनिट वेक्टर लिखते हैं, है ना, यूनिट वेक्टर, ठीक है। एक यूनिट वेक्टर, इसको हम बोलते हैं एकांक सदिश, एकांक सदिश। और इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा दो सदिश कब समान होंगे, है ना। दो सदिश समान कब होंगे, लेट सपोज वी हैव टू वेक्टर्स, ठीक है, वी हैव टू वेक्टर, द फर्स्ट वन इज वेक्टर ए एंड सेकेंड वन इज वेक्टर बी। तो व्हेन विल ये दोनों इक्वल होंगे, मतलब यानी वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी कब होगा, जब इसका मॉड्यूलस ऑफ, यानी कि मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू हो जाए मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर वी, यानी कि ए का परिमाण बी के परिमाण के बराबर हो जाए, ठीक है। और दूसरी बात क्या हो, ए की दिशा और बी की दिशा दोनों की समान हो, यानी ये भी इसी दिशा में हो और ये भी इसी दिशा में हो। ये हमारा वेक्टर ए है, ये हमारा वेक्टर वी है, तो इसकी दिशा जो है वही इसकी दिशा होनी चाहिए, और इसका जो परिमाण होना चाहिए, जैसे 2 मीटर का है तो ये भी 2 मीटर का होना चाहिए, ठीक है, 2 मीटर का ये भी होना चाहिए। अब हम इसके बाद में देख लेते हैं, यही अगर ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है, देखो इनका, अब देखो ये भी 2 मीटर का है, ये भी 2 मीटर का है, लेकिन इसकी दिशा इधर है डायरेक्शन, और इसकी डायरेक्शन इधर है, तो ये दोनों वेक्टर इक्वल नहीं होंगे। लेकिन हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर बी, इस टाइप से हो सकता है। दो वेक्टर कब इक्वल होंगे, जब उनकी दिशाएं और उनके परिमाण आपस में समान हो। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, दो सदिश समान कब होंगे, फटाफट से इसको लिखो, और लिखो कि जब दो सदिश समान तब होंगे जब उनके परिमाण और उनकी दिशाएं समान हो। और इसके बाद में आप लोग ये चाहो तो नोट कर लो। इसके बाद में हम देखते हैं यूनिट वेक्टर, एकांक सदिश क्या होता है। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं व्हाट इज यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, वह वेक्टर जिसका वो होता है परिमाण, यानी परिमाण एक होता है। लेट सपोज वी हैव ए वेक्टर ए, ठीक है, और इसका अगर मॉड्यूलस 1 हो तो ये होगा यूनिट वेक्टर, ठीक है। और किसी एक सदिश, यानी कि किसी एक सदिश के दिशा में
अगर हम किसी एक सदिश के दिशा में हमको एक यूनिट वेक्टर निकालना हो, जैसे हमारे पास सदिश ए सदिश है, ठीक है, इसकी दिशा में हमको एक यूनिट वेक्टर निकालना हो जिसका जिसका एकांक सदिश यानी मॉड्यूलस तो ए आ जाए, यानी इसका मॉड्यूलस तो एक आ जाए, यानी कि इसका परिमाण जो है वो एक आना चाहिए, लेकिन इसकी दिशा इसी की दिशा में होना चाहिए। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, जिस सदिश की दिशा में हमको निकालना होता है, जिसे हमको एक सदिश ज्ञात करना है जो इस सदिश ए की दिशा में हो या फिर इसके समांतर हो और उसका परिमाण एक हो, तो हम लोग इसका क्या करेंगे, ये जो हमारा सदिश ए है इसी की दिशा में हमको ज्ञात करना है, ठीक है, सदिश ए है इसी की दिशा में हमको ज्ञात करना है, तो इसका जो परिमाण है यानी मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए से इसको डिवाइड कर देंगे और हमको इसकी दिशा में एक यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। यूनिट वेक्टर इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं ए कैप, समझ में आया? तो ये है आपका ए की दिशा में एकांक सदिश, ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद में हम लोग देखते हैं लंब कोणीय एकांक सदिश क्या होते हैं। लंब कोणीय एकांक सदिश, इसके लिए मैं एक स्केच बनाना चाहूंगा, तो थोड़ा सा ध्यान से देखो, ठीक है, समझो। लंब कोणीय एकांक सदिश, इसके लिए मैं एक डायग्राम बनाता हूं, एक 3D इमेज। ये आपको इधर दिख रहा है लेकिन एक्चुअली ये इधर होता है आपकी तरफ आते हुए, ठीक है। ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है हमारा जेड एक्सिस। अब ये ऐसे होता है लेकिन हम इस पे ऐसे दिखा तो सकते नहीं है, इसलिए हमने इसको ऐसे रख दिया है। इसके और इसके बीच में जो एंगल होगा 90 होगा, इसके बीच में एंगल 90 होगा। इसको आप इजीली समझ सकते हो। आप जिस कमरे में बैठ के हमारी वीडियोस को देख रहे हो उसके दीवार के तीनों एक कोई कोना ले लो, तो एक तो ऊपर का ऐसे की तरफ होगा, एक इस टाइप का होगा, एक किसी इस टाइप में होगा, एक दूसरी तरफ दीवार का किनारा जा रहा होगा। तो आपने जो बीच में जहां पे ज्वाइंट है उसको एक रेखा बनाओ और एक साइड को x दे दो, एक साइड को z दे दो, एक साइड को y दे दो, ठीक है, तो आपका 3D बन जाएगा। अब देखो जो इस z की दिशा में, अब यहां से देखो इस जो x की दिशा में एकांक सदिश होगा आई कैप, है ना, आई कैप, और इसकी दिशा में y की दिशा में j कैप और इस z की दिशा में k कैप। यानी कि इस z की दिशा में जो एकांक सदिश होगा k कैप, ये क्या है, ये क्या है, लंबकोणीय सदिश है। समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा है तो इसको मत समझो, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है, कभी पूछेंगे नहीं, बस आपके सिलेबस में था तो इसलिए बता दिए हैं। इसके बाद में हम देखते हैं इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक अब यहीं से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग अपनी नेक्स्ट हेडिंग लगाते हैं सदिशों का संकलन एवं व्यकलन। सही है क्या, नहीं सही है? अब आप लोग देख लेना, मैं हिंदी नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। सदिशों का ग्राफीय विधि, यानी ग्राफ से हम लोग इसको करेंगे। एक तरीका तो हो सकता है मैं आपको इसका लंबा चौड़ा लिखवा दूं, ठीक है, और एक सबसे इजी तरीका है मैं आपको समझा दूं, ठीक है, समझा दूं। तो मैं आपको समझाने वाला मेथड सही तरीका समझता हूं, क्योंकि लिखवाएंगे तो तुम लोग उसको रट्टा मारोगे और कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं आपको दिखाता हूं, जो हमारी फर्स्ट विधि है इसको हम लोग बोल देते हैं हेड टेल मेथड, है ना। हेड यानी सिर और टेल मतलब पूंछ, है ना। अब देखो हमको क्या करना है, वैसे इसका एक्चुअल नेम ये नहीं है मगर हम लोग इसको समझाने के लिए बोलते हैं। लेट सपोज हमारे पास 2 वेक्टर हैं, वेक्टर ए, जो हमारा वेक्टर ए है वो ऐसा कुछ है, ठीक है, और हमारे पास वेक्टर वी है, दिस इज ये,
वेक्टर बी है ये, तो हमको इनको ऐड करना है, ठीक है, हमको इन्हें ऐड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसको ऐसे पैरेलल शिफ्ट करेंगे, ऐसे शिफ्ट करते लेके जाएंगे, ऐसे ऐसे लेके आएंगे कि इसका परिमाण भी चेंज ना हो, मतलब कि ये अगर 2 मीटर का था तो 2 मीटर हो, और इसकी दिशा जैसे थी वैसे ही हो। तो इसको हम आराम आराम से ऐसे से ले आएंगे यहां पे, ठीक है, और इस पे ऐसे रख देंगे, इसको ऐसे यहां से उठा करके ऐसे ऐसे करके आराम से ले आएंगे, इसके सिर से इसके पूंछ को जोड़ करके रख देंगे, और यहां से इसके पूंछ से और इसके सिर तक एक सदिश जोड़ देंगे, ये आएगा आपका रिजल्टेंट। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। समझ में आया? क्या करना है, पैरेलल शिफ्ट करना है, या फिर इस अगर आप इसको चाहते हो सर हम इसको पैरेलल शिफ्ट नहीं करेंगे, तो क्या करना है, इसको लेके जाओ, इसके पूंछ से ऐसे जोड़ दो, ऐसे जोड़ दो, और फिर से इसको ऐसे कर दो, तो आपका ये फाइनल रिजल्टेंट बन जाएगा, जो आपकी वेक्टर आर हो जाएगा, और ये आपका वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी। तो वेक्टर जो आपका सदिश दो तरीके के नियमों को फॉलो करता है। तो पहला नियम, इसको हम लोग बोलते हैं साहचर्य नियम और क्रम विनिमय नियम, है ना, साहचर्य तथा क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय, अब हैंड राइटिंग नहीं दिखाना है हमको, साहचर्य तथा क्रम विनिमय नियम। साहचर्य नियम क्या होता है, ऐसे ऐसे करके हमको एक और वेक्टर ऐड करना पड़ गया, लेट सपोज हमको 3 वेक्टर ऐड करना पड़ा, ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। अब देखो, चाहे मैं ए बी को पहले जोड़ लूं फिर सी में जोड़ लूं, चाहे मैं बी सी को पहले जोड़ के ए में जोड़ दूं, तो यही हमारा है साहचर्य नियम। ये कुछ नहीं है, इसको आपको नोट नहीं करना है, बस समझ लेना है, ठीक है, परेशान नहीं होना है, ऐसा इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और जो क्रम विनिमय नियम है, चाहे इसको हम वेक्टर आर को हम ऐसे लिख दें, वेक्टर ए प्लस बी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, या फिर ऐसे लिख दें वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, मतलब कोई मतलब नहीं है, चाहे ए को बी में जोड़ दें चाहे बी को ए में जोड़ दें, है ना, तो इसका इस पे कोई असर नहीं पड़ता है। इसके बाद में हमारा जो सेकंड मेथड है वो कौन सा है, वो कौन सा मेथड है, रुको इसको रिमूव करके फिर बताता हूं। जो हमारा सेकंड मेथड है वो क्या है, यानी कि पैरेललोग्राम मेथड। अब ये गलत हो सकता है मैं लिखने में गलती कर दूं, तो उसको अवॉइड कर देना। देखो हमारे पास फर्स्ट वही करना है, वेक्टर ए इज इक्वल टू हमारे पास ऐसे ही दिया है, ये हमारा एक कोई सदिश, अब आप कोई भी ले लो, इनका खुद का मर्जी होता है, ये कोई भी सदिश ले लें, और हमको एक वेक्टर वी ले लेना है, ठीक है, ये हमारा सदिश बी है। अब देखो इसमें हमको क्या करना है, उसमें मैंने क्या बताया था आपको, इसको उठा के इसके सिर पे लगा दो, इसको उठा के आप इसके सर पे लगा दो, लेकिन यहां पे इसको ऐसा नहीं करना है, आपको ये वाला वेक्टर ले लिया और इसको हम पैरेलल शिफ्ट करेंगे, इसके जो मतलब जो इनिशियल पॉइंट है इसका और इसके इनिशियल पॉइंट को एकदम जोड़ देना है, इसको ऐसे आराम से पैरेलल शिफ्ट करके लेके जाएंगे। पहले मैं क्या करता था, यहां पे रख देता था, लेकिन अब हम ऐसा नहीं करेंगे, अब इसको आराम से ऐसे लेके जाएंगे, यहां पे मैं बनाऊं जिससे आपको समझने में थोड़ा इजी हो। वेक्टर हमारा ये बी है, इसको हम आराम से लेकर के गए और यहां से इसको ऐसे रख दिए, पैरेलल शिफ्ट कर दिए। अब हम क्या करेंगे, अपने मन में संकल्पना लेंगे, अपने मन में ऐसे मान करके इस पैरेललोग्राम को पूरा करेंगे, यानी कि इस समांतर चतुर्भुज को ऐसे पूरा करेंगे। तो ये जो हमारा एंड पॉइंट होगा, यहां से इसको हम मैच कर देंगे, यहां से इसको हम मैच कर देंगे, और यही हमारा फाइनल रिजल्टेंट होगा, यही हमारा फाइनल रिजल्टेंट होगा। और ये हमारा था वेक्टर ए था, और ये हमारा था वेक्टर बी, तो मैंने ऐसे लिख दिया है वेक्टर ए और वेक्टर बी, इसको मैंने यहां से पैरेलल शिफ्ट करके लेके आया यहां पे, और इसको मैंने यहां से इसकी पूंछ से पूंछ मिला दी,
सीधा बोलो तो। और मतलब इसके इनिशियल पॉइंट को वेक्टर बी के और वेक्टर ए के इनिशियल पॉइंट को मैंने मिला दिया, और उसके बाद में इस पैरेललोग्राम एक बना, इसको मैंने कंप्लीट किया, आगे से बना करके कंप्लीट कर दिया, और जब कंप्लीट हो गया तो मैंने इस पैरेललोग्राम का विकर्ण बना दिया, है ना। और विकर्ण जो आएगा वही इस दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट होगा। अगर हमको लेट सपोज हमको एक वेक्टर है वेक्टर ए, ठीक है, और हमको इसमें से वेक्टर बी घटाना है, वेक्टर बी घटाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर ए ऐसे लिखेंगे, वेक्टर ए प्लस इसको हम ऐसे करेंगे माइनस ऑफ वेक्टर बी, यानी कि वेक्टर ए में हम माइनस ऑफ वेक्टर बी जोड़ देंगे, ठीक है। अगर हमको जोड़ना, अगर यही घटाना होगा तो इसका ये जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा। ऊपर जब हम इसका क्वेश्चन करेंगे समझ में आएगा, क्वेश्चन इस बार कराएंगे। हाँ, मैं न्यूमेरिकल को स्किप कर रहा हूं, मतलब अभी मैं न्यूमेरिकल खुद से नहीं लगवा रहा हूं। उसका कारण क्या है कि आगे चल के मैं सोच रहा हूं पहले सारा का सारा जो आपका प्योर कॉन्सेप्ट है इसको मैं खत्म करूं, उसके बाद में 2-2 घंटे आराम से आकर के 1-1 घंटे न्यूमेरिकल करेंगे बिंदास, खूब अच्छे न्यूमेरिकल करेंगे। पहले कॉन्सेप्ट समझ लें, उसके बाद में हम ये भी क्वेश्चन आपके बुक के करेंगे, एनसीईआरटी के भी करेंगे, और आप जो क्वेश्चन पूछेंगे उसको भी करेंगे, और कुछ अच्छे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर नीट और आईआईटी क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब इसको मैं रफ कर देता हूं। तो अब मैं आगे जाने से पहले मैं एक चीज भूल गया था, जैसे क्या है कि यदि किसी सदिश को किसी अदिश से गुणा कर दिया जाए, यदि हमारे पास वेक्टर ए है, इसको हमें किसी अदिश नंबर यानी किसी नंबर से या फिर किसी कांस्टेंट से हमको इस के से मल्टीप्लाई करना पड़े, तो इसका जो फाइनल होगा लेट सपोज वो आर हो, वो क्या होगा, के ए सदिश, और इसकी जो दिशा होगी जो आपकी ए की दिशा थी वो होगा, और इसका परिमाण ए के परिमाण का के गुना हो जाएगा, है ना। इसका मतलब इसका परिमाण सदिश ए का परिमाण का के गुना हो जाएगा, समझ में आया। और इससे एक स्केलर नंबर से इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे किसी सदिश ए को, थोड़ा सा ध्यान दो, किसी सदिश ए को अगर हम स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, एक नई राशि बनेगी, लेकिन वो कौन सी राशि होगी, सदिश राशि होगी। कौन सी राशि, सदिश, या फिर इसको हम बोल सकते हैं वेक्टर क्वांटिटी होगी, ठीक है। अब एक एग्जांपल देखता हूं, जैसे मैंने बोला था P इज इक्वल टू एम वी, देखो, ठीक है, P इज इक्वल टू एम वी, यहां पे m क्या था, आपका कांस्टेंट था, और मतलब एक स्केलर था, और ये हमारा है वेक्टर क्वांटिटी थी v, यानी कि जो हमने बताया था वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, और इसका मात्रक हमको पहले से ही पता था, और इसका मात्रक होता है किलोग्राम, और इसलिए हमने एक नए क्वांटिटी बनाई, इसको बोलते हैं हम मोमेंटम, यानी कि संवेग, और इसका जो यूनिट निकल के आई, और ये वेक्टर क्वांटिटी हुई, आप लोग देख सकते हो ऊपर वेक्टर लगा है, किलोग्राम इनटू मीटर पर सेकेंड, है ना, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये हमारी यूनिट हो गई, इसकी यूनिट और इसकी यूनिट को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया बस, और एक नई यूनिट मिल गई, और जो हमारा एक ये वाला यूनिट मिला संवेग, और ये जो मिला ये क्या है, सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम इसको भूल गए थे, ये खत्म कर दिए। इसके बाद में हम देखते हैं एनालिटिकल मेथड ऑफ एडिशन टू वेक्टर, ठीक है, एनालिटिकल लॉ। तो अब हम लोग देखते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर, है ना, एडिशन ऑफ वेक्टर्स एनालिटिकल मेथड। अब इसको नोट कर लो, वीवीआईपी लगा लो, आपके जो क्लास में एग्जाम होगा, टेस्ट होगा, तो ये क्वेश्चन जरूर आएगा, और ये एक छोटा सा डेरिवेशन है, तो हम करते हैं। हमारे पास समझ लो कोई स्वैच सदिश है, हमारे पास 2 सदिश हैं, तो मैं इसको ऐसे यहां पे बनाता हूं, खूब अच्छे से बना लेता हूं। ये हमारा है सदिश ए, है ना, सदिश ए, और एक सदिश है हमारा ऐसा। अब ये कहीं से भी आप लोग ले आओ, इसको मैं थोड़ा सा और आपको ये कहीं भी पड़ी मिल जाए, उनको थोड़ा सा पैरेलल शिफ्ट करके ऐसा कुछ बना लो। अब इसके बाद में आपको क्या करना है,
एक स्टेप और करना है, इसको कंप्लीट करना है, पैरेललोग्राम कंप्लीट करना है। ठीक है, ठीक, आपने पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद में आप एक छोटी सी काम और कर लो, इसको ऐसे ऐसे कर लो। ठीक है, ऐसे ऐसे कर लो और इसका नामकरण करना शुरू कर दो। नामकरण करो इसका, यहां पे लिखो पी क्यू, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, आर एस, और मैं इसको नाम देता हूं टी। ठीक है, बन गया, डायग्राम समझ में आ गया। अब हम करते हैं इसका डेरिवेशन। डेरिवेशन बहुत इजी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम लोग करते हैं। अब हमको जो फाइनल हमारा रिजल्टेंट होगा वो कौन सा वाला होगा, ये वाला, यानी यहां पे मैच करना था, मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया। जो हमारा सदिश आर होगा वो ये होगा, ये है हमारा ए सदिश और ये है हमारा बी सदिश। बी सदिश, अब देखो समझ में आया, डायग्राम समझ में आया। अब हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले त्रिभुज पी एस टी में, है ना, देखो पी एस टी में, त्रिभुज पी एस टी, ये कौन सा है, राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम लोग इसमें क्या लगाते हैं, क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर बटे आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो यहां से लिखता हूं पी एस स्क्वायर, पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर, पी टी स्क्वायर प्लस एस टी स्क्वायर, एस टी स्क्वायर हो गया। अब देखो इस पीटी को मैं लिख सकता हूं पी क्यू प्लस पीटी, पी क्यू प्लस क्यू टी लिख सकता हूं ना इस पीटी को। तो फिर से यहां पे लिखो पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू प्लस पीटी नहीं क्यू टी, पी क्यू प्लस क्यू टी होल स्क्वायर प्लस एस टी स्क्वायर, इसका ऐसे का ऐसे ही। अब देखो इसको लगाओ पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू, ए स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ए स्क्वायर प्लस क्यू टी स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर प्लस, अब इसके बाद में हमको करना है प्लस 2 पी क्यू इंटू क्यू टी। समझ में आ रहा है, और इसको ऐसे कर दो एस टी का स्क्वायर। ठीक है, परंतु क्या इस त्रिभुज क्यू एस टी को देखो, त्रिभुज क्यू एस टी में क्या है कि ये भी तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इस क्यू एस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू टी का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो इस क्यू एस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू टी स्क्वायर प्लस एस टी स्क्वायर। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, पाइथागोरस थ्योरम तो आप लोग पढ़े होंगे ना, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब आधार का स्क्वायर बट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूं एस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू टी स्क्वायर प्लस एस टी स्क्वायर एंड इसी में देखो आप लगाओ cos थीटा, तथा इसी त्रिभुज में cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार हमारा क्या है QT है ना, QT, और कर्ण क्या है QS। ठीक है, अब इस QT की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि हमें यहां पे QT की वैल्यू डालनी पड़ेगी। ये इस QT की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी, इससे मिल जाएगी, इस QS को ऊपर कर दो तो हमको मिल जाएगा QT इज इक्वल टू QS cos थीटा। समझ में आ रहा है। अब हमने ये सारी चीजें जो हमको यहां पे मिली हैं, इसकी वैल्यू इस वाले इक्वेशन में डाल देनी है, कुछ करना नहीं है। अब देखो एक सेकंड चेक कर लूं मैं, क्या फ्रेम में तो नहीं आ रहा है कल की तरह, अभी तो सब सही है। अब इसको देखो
पी एस स्क्वायर, इसको ऐसे लिखो पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस का होल स्क्वायर टाइप में लिखा है ना, और ये है पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें देखो पी क्यू स्क्वायर तो आया नहीं, तो इसको लिखो पी क्यू स्क्वायर। अब इसको क्यू टी स्क्वायर और एस टी स्क्वायर, क्यू टी स्क्वायर और एस टी स्क्वायर को हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं एस क्यू स्क्वायर, एस क्यू स्क्वायर। देखो एस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू होता है क्यू टी स्क्वायर प्लस एस टी स्क्वायर, इस वाले से निकाला, तो यहां से हम क्यू टी स्क्वायर और एस टी स्क्वायर को हटा करके एस क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब देखो, अब मेरा ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, अब मेरा बचा ये वाला। अब मैं इसको लिखता हूं प्लस 2 पी क्यू, पी क्यू। अब देखो इस क्यू टी की वैल्यू हम यहां से डाल देते हैं, क्यू टी की वैल्यू डाल देते हैं क्यू एस कॉस थीटा, क्यू एस कॉस थीटा। अब देखो ये आपका पी एस स्क्वायर, पी एस स्क्वायर यानी कि ये वाला पी एस स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस एस क्यू स्क्वायर, एस क्यू कहां है भैया, एस क्यू। अब इसी को तो मैंने यहां पे पैरेलल शिफ्ट किया था, इसी को, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, ये वाली इसके बराबर होती है और ये वाली इसके बराबर हो सकती है, तो इसको मैं लिख सकता हूं बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, अब 2 पी क्यू क्या है हमारा, ये पी क्यू सदिश ए है ना, पी क्यू ए हो जाएगा हमारा, और उसके बाद में क्यू एस, क्यू एस क्या है हमारा, क्यू एस यही है बी, और उसके बाद में कॉस थीटा। तो यही हमारा फाइनल फार्मूला है और यही हमको प्रूफ करना है। समझ में आ गया, आ गया समझ में, होप समझ में आ रहा होगा। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और नोट कर लो। एक सेकंड में चेक करूं क्या फ्रेम से बाहर तो नहीं है, नहीं आज तो फिलहाल नहीं है अभी। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा आई होप। और वीडियो यार पसंद आए तो लाइक कर दिया करो यार, बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए। अब इसको मैं रफ करूं, चलो कर देता हूं। ठीक है, तो इसके बाद में हम लगाते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दो सदिशों का अदिश गुणनफल, यानी कि ऐसे लिख देता हूं, दो सदिशों का अदिश गुणनफल, दो सदिशों का अदिश गुणनफल। लेट सपोज वी हैव अ वेक्टर ए, है ना, वी हैव टू वेक्टर, फर्स्ट वन इज वेक्टर ए एंड सेकेंड वन इज वेक्टर बी। तो और इसको हम लोग लिख सकते हैं, दो सदिशों के अदिश गुणनफल को हम लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ये क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, और ये जो थीटा है एंगल बिटवीन ए एंड बी। लेट सपोज वी हैव टू वेक्टर, फर्स्ट वन इज ए एंड सेकेंड वन इज बी। ठीक है, और ये जो वाला थीटा या कॉस थीटा में लगा वो ये वाला एंगल है ना, और इसको हमको मल्टीप्लाई करना है, इससे हमको इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो हमको मिला a डॉट बी इज इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा। इसको और इजी करने के लिए मैं आपको एक और तरीका बताता हूं। लेट सपोज हमारे पास एक सदिश कोई है, चल क्यों नहीं रहा है, एक सेकेंड इंक डाल लूं, ऐसे ही डालो, वेक्टर a एक्स आई प्लस x1 i x2 j, ठीक है, प्लस x3 k कैप। इसके बाद में हम लिख सकते हैं एक और सदिश है वेक्टर b इज इक्वल टू y1 i प्लस y2 j। अब ये कुछ भी हो सकता है, ये आप लोग इस पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है, और y3 k कैप, और हमको इसका मल्टीप्लाई करना है, यानी a
डॉट बी निकालना है, दो सदिशों का अदिश गुणनफल हमको ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई करो, इससे इसको मल्टीप्लाई करो और इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो। क्या हो जाएगा, x1 y1 और इसको एक लिख सकते हैं i, क्या i इंटू आई, ठीक है। फिर प्लस लगाओ, x2 y2 j j प्लस x3 y3 k कैप और k कैप। समझ में आया। और i डॉट आई इज इक्वल, अब यहां से समझ लो, i डॉट आई इज इक्वल टू 1, i डॉट आई इज इक्वल टू 1, j डॉट j इज इक्वल टू 1, k डॉट k इज इक्वल टू 1, ठीक है। k डॉट k इज इक्वल टू 1। अगर इस i को j से कर दो, j को k से कर दो, k से किसी को कर दो, यानी कि अगर ये दोनों सेम होंगे तो 1 हो जाएगा, अगर सेम नहीं होंगे तो 0 हो जाएगा, यानी कि i डॉट j अगर मैं करूं तो 0 हो जाएगा, ऐसा आप समझ लो। तो यहां पे मैं बहुत डीप नहीं जाना चाहता हूं। वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू x1 y1, इस i डॉट i तो खत्म हो जाएगा ना, i डॉट i इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूं x2 y2 प्लस x3 y3। तो आपको दो सदिश अगर इस रूप में दिया हो, x1i प्लस x2j इस टाइप में अगर दिया हो, तो आप ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, आपका आंसर एकदम करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। यदि हमको दो सदिश दिए हो, उनके बीच का हमको एंगल निकालना आ जाए। देखो अभी एक सेकेंड, इससे पहले मैं एक चीज और बताना चाहता हूं। इसे a डॉट वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा, b डॉट v वेक्टर डॉट a वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि यह है कौन सा नियम, क्रम विनिमय नियम। और एक चीज और हो सकता है, a वेक्टर डॉट a वेक्टर ऐसा मिल जाए आपको, तो आप इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर, लेकिन उसमें नहीं कर सकते हैं, सदिश गुणनफल में नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसमें कर सकते हैं। तो इसको याद रख लेना और इसको इंपॉर्टेंट डाल के नोट कर लेना, ठीक है। यदि हमारे पास कोई दो सदिश हैं, यहां पे मैं लिख देता हूं, फर्स्ट वन इज वेक्टर ए एंड सेकंड वन इज वेक्टर बी, और हमको फाइंड करना है, हमको ये थीटा ही ना पता हो, उसने बोला कि हम तुम्हारे पास एक सदिश मैंने दे दिया दिस एंड एक सदिश दे दिया ये, ठीक है, और हमको इस दोनों के बीच का एंगल निकाल के बताओ। तो ध्यान दो, इसी वाले फार्मूले से बन जाएगा। कैसे बनेगा, इस a डॉट बी को ऐसे का ऐसे ही रहने दो, a डॉट बी वेक्टर a डॉट वेक्टर बी। अब क्या करो, इसको ए बी को इधर भेज दो नीचे, इधर गुणे में इधर जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए बी, ठीक है, ए बी। और ये कॉस थीटा, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, वैसे इसको ऐसे लिख सकते हो तुम, ठीक है, कॉस थीटा। अब देखो हमको केवल निकालना है थीटा, तो यहां पे थीटा रोक लो, a डॉट बी वेक्टर a डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर a मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर b, और आगे यहां पे रुक जाओ, यहां पे लिखो कॉस इनवर्स और इसको लिख दो थीटा, तो आपका ये थीटा निकल के आ गया। समझ में आया। इसी के साथ हम इस क्लास को कर देते हैं खत्म। नेक्स्ट क्लास में हम जो बची चीजें हैं उनको बताएंगे। इसमें मेरा 2 टॉपिक छूट गया है, उसको बताएंगे, क्योंकि आज की वीडियो बहुत लंबी हो रही थी और पिछले वाले का मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट मतलब चीजें मिस कर दी हैं बताने में, क्योंकि अब लिखे तो होता नहीं है कि मैं उससे देख के बता दूं कि इसके बाद में क्या बोलना है, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, अगर डेरिवेशन समझ में आया हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना अगर नहीं किया है। तो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो में हम सीखेंगे क्या, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी कि एक समान वृत्तीय गति और प्रक्षेप गति। इसमें क्या होगा कि एकदम सही तरीका सीख जाओगे। जैसे तुम्हारा दुश्मन, तुम यहां पे खड़े हो, तुम्हारा दुश्मन तुमसे खड़ा है 200 मीटर की दूरी पर, तुम चाहते हो उसको हेडशॉट मारना, उसकी खोपड़ी में तुम पत्थर मारना चाहते हो, तो तुम किस स्पीड से मारो कि एग्जैक्ट उसके सिर पे ही लगे, है ना।
हाँ मुझे पता है आप लोग इसमें बहुत तेज हो, पत्थर मारने में बहुत तेज हो, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्ट एक दूसरा तरीका हो सकता है, क्यों दूसरे का बुरा करें। यहाँ पे जैसे तुम खड़े हो, जैसे तुम्हारे आसपास कोई पेड़ लगा है, जैसे अभी खड़े हो बाहर जाओ कोई पेड़ लगा है, तुम ये सोचो कि मैं किस स्पीड से फेंकूं कि उसके जड़ के पास में ही गिरे पत्थर, है ना। और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होगी, थोड़ा सा मस्ती करके सीखेंगे, इंटरेस्ट डेवलप बना रहेगा, मतलब इंटरेस्ट बना रहेगा तो हम लोग इसको बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो लेते हैं विदा आपसे, और यार लाइक करके जाना।